Hello everyone, welcome to online chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Children, we are studying atomic structure of 11th class. In the last second video, we have discussed about the subatomic particles, some important facts like isoelectronic, isoneutronic, isotope and isobar. Now we are going to study about the atomic models given by different scientists. Children, mainly two scientists have important value of the discovery of atomic model. We are going to study two atomic models. Number one is Thomson model and number two is Rutherford atomic model. They have a very important fact regarding the discovery of atomic structures. First, we are going to study Thomson atomic model. Children, Thomson atomic model was given by J.J. Thomson in 1898. In this model, Thomson suggested that the structure of atom is spherical, or we can say solid sphere, in which atom radius is approximately 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, हम ये ध्यान रखेंगे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो 1898 में दिया गया था थॉमसन के द्वारा, और ये बताया गया था कि जो एटम होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, वो एटम एक सॉलिड स्फेयर की फॉर्म में होता है. ठीक है, आपने कांच के कंचियाँ देखी होंगी, तो उस तरह का उसको माना गया, और ये भी एज्यूम किया गया कि उस एटम की जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की होती है. और वो कुछ इस प्रकार से बताया गया. उन्होंने इसको एक सॉलिड स्फेयर की फॉर्म में बताया. इसकी जो रेडियस है बच्चों, इस रेडियस की वैल्यू बताई गई 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर की. ठीक है बच्चों, और ये बताया गया कि ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है स्फेरिकल, इसके अंदर जो ये पार्ट है स्फेयर जो है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम प्रोटॉन नाम से जानते हैं. और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ में इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं. ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और ये जो सॉलिड स्फेयर है इसको पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर माना गया, और इसी को एक और नाम दिया गया है बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल. बच्चों, अमेरिका में जो है एक मिठाई बहुत ज़्यादा प्रचलित है, उसको कहा जाता है पुडिंग. पुडिंग एक तरह से केक या पेस्ट्री जैसा सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर चेरी के जो दाने होते हैं वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. अब प्लम या पुडिंग जो है हम लोगों ने देखा नहीं है, तो हम इसको बूंदी के लड्डू के साथ में कंपेयर करते हैं, रिजेंबल करते हैं. हम सब लोगों ने लड्डू ज़रूर देखा होगा बूंदी का, तो उसके अंदर जो वो येलो कलर के जो दाने होते हैं बूंदी के, उसको पॉजिटिवली चार्ज एटम बोला गया. और उसके अंदर हम जो इलायची के दाने देखते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में एज्यूम किए गए. बच्चों, हम इसको वाटरमेलन के रूप में भी बोल सकते हैं. जिस प्रकार से वाटरमेलन जो होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज एटम के रूप में रिजेंबल किया गया, और उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको यहाँ पर एज ए प्लम उसको माना गया इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में. तो ये था हमारे पास में थॉमसन एटॉमिक मॉडल. बच्चों, इसके अंदर कुछ बातें आई निकल करके कि जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें यूनिफॉर्मली है या इन यूनिफॉर्मली है, नेगेटिव चार्ज जो है वो किस तरह से अरेंज है. बस ये बताया गया कि जो एटम है उसकी रेडियस इतनी हो सकती है, और वो जो एटम है एक सॉलिड स्फेयर होता है, और उसके अंदर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लाइक प्लम पुडिंग. पुडिंग जो है बच्चों, मैंने कहा अमेरिका में एक फेमस मिठाई होती है, तो उस पुडिंग जो मिठाई है उसको हमारा एटम रिजेंबल किया गया और उसको पॉजिटिवली चार्ज बताया गया. इसी प्रकार से प्लम, जिसको हम इलायची के दाने जो बोलते हैं लड्डू के अंदर, वो हो गए, और ये जो प्लम जो है इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर रिजेंबल किया गया. तो ये था बच्चा हमारे पास में थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल. अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड मॉडल की ओर, जो कि हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो इस प्रकार से, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, इस तरह से अरेंजमेंट किया गया. इस अरेंजमेंट को अगर आप देखते हैं तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसमें एक लेड एक मेटल होता है. उस लेड के बॉक्स के अंदर जो है एक छोटा सा छेद बना करके इसमें रेडियम मेटल को रखा गया. ठीक है बच्चों, और रेडियम मेटल जो है ये बहुत अच्छा सोर्स था किसके लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स का. तो अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स के रूप में रेडियम मेटल को इस लेड के बॉक्स में रखा गया, और जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे फॉरवर्ड हुए
तो हमने क्या किया कि एक्सरे फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, उस एक्सरे फिल्म को इस प्रकार सीधी रहती है वो, उसको इस प्रकार से मोड़ करके रखा जाता है। तो उसकी जो इनर कोटिंग थी वो किसकी बनाई गई, जिंक सल्फाइड की कोटिंग बनाई गई उसकी इनर वाली, और बनाने के बाद में इसमें एक थिन गोल्ड फॉइल को इसमें अरेंज किया गया, ठीक है ना। अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस छोटे से छेद से होकर के गोल्ड फॉइल पर टकराए और पीछे की ओर जब मूव किए तो वो अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकरा करके एक शाइन या एक चमक डेवलप किए, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने 3 जो हैं वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखे। उसने उसका जो पहला जो ऑब्जर्वेशन था, हम इसको ध्यान रखेंगे, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, उसने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे के सीधे बिना डेविएट हुए, नो डेविएशन, ठीक है ना बच्चों, नो डेविएशन के साथ में सीधे चले गए, ठीक। दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जितने अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे टकराए उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इससे टकरा करके लेफ्ट या राइट की ओर डेविएट हो गए, इस प्रकार से, ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से वो डेविएट हो गए। तो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएट एट सर्टन एंगल, तो किसी एंगल पर वो डेविएट हो गए और डेविएट होकर के जिंक सल्फाइड की लेयर से टकरा करके शाइन डेवलप करी। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इस गोल्ड फॉइल से टकराया, टकराने के बाद में वापस उसी डायरेक्शन की ओर आ गया जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे थे, ठीक है ना। रिटर्न टू 180 डिग्री एंगल, आप समझ गए होंगे बात को। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल से वापस अपनी उसी डायरेक्शन की ओर लौट करके आ गया। तो यहाँ तक आप बात समझ गए। अब बात करते हैं कि इससे कंक्लूजन क्या निकले, ठीक है बच्चों। अब इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले वो कुछ इस प्रकार से थे। इस पहले वाले पॉइंट से जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये था कि जो एटम होता है उस एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो होलो होता है, यानी खोखला होता है। खोखला होने के कारण वो अल्फा पार्टिकल एज इट इज़ अल्फा गोल्ड फॉइल में से गुजर गए और गुजर करके जिंक सल्फाइड से टकरा करके एक कोलिजन किया और शाइन डेवलप करी। तो आप बात समझ गए कि जो अल्फा पार्टिकल नो डेविएशन के साथ गोल्ड फॉइल से टकराए उसका रीज़न क्या था, उसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि जो एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो होलो होता है, ठीक है। दूसरे जो ऑब्जर्वेशन है हमने देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएट हो गए एट सर्टेन एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा पार्टिकल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों एक तरह पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो एटम के अंदर किसी ऐसे पार्ट के साथ में कोलाइड किए जो भी कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसी चीज़ से टकराए जो कि पॉजिटिव चार्ज थी, यानी न्यूक्लियस की यहाँ पर बात होती है। तो बाद में पता चला कि जो इस एटम का जो पॉजिटिव पार्ट है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, जैसा कि थॉमसन ने बोला था। वो एक एटम के अंदर एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर वो कंसनट्रेटेड रहता है, ठीक है ना बच्चों। अभी हम बात करेंगे इसकी। तो ये बात हुई यहाँ पे, क्या इसका क्वेश्चन निकला कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं किसी सर्टेन एंगल से वो उसके न्यूक्लियाई के पास से गुजरे और न्यूक्लियस जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, उससे क्या हुए, वो रिपेल हुए, इस वजह से वो सर्टेन एंगल से वो डेविएट हो गए। इसी प्रकार से तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल पर रिटर्न होकर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कोलाइड किया वो एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड किया बच्चों, ठीक है ना। तो एटम के न्यूक्लियस के साथ, जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये हमारे पास में एटम हो गया। इस एटम में से मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो इस प्रकार से सीधे के सीधे निकल गए, मैक्सिमम इस प्रकार से सीधे निकल गए, ठीक। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल इसके पास से आए और इसके पास से इससे रिपेल हुए और ये इस तरह से वो डेविएट हो गए। आप समझ रहे हैं चीज़ को, इस तरह से वो डेविएट हो गए। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसी प्रकार से 20,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो इसी डायरेक्शन पे आ गया
अब देखिए जैसे जैसे इसके पास आएगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 करके इसके द्वारा 100% रिपल्शन लगेगा और वो वापस जो है जैसे आया था उसी डायरेक्शन में वो अल्फा पार्टिकल मूव कर जाएगा। इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फा पार्टिकल था वो एटम के एक पॉजिटिव चार्ज किसी वॉल्यूम के साथ में कोलाइड किया, इस वजह से इसी डायरेक्शन में लौट करके आ गया। तो इससे थर्ड हमें कंक्लूजन निकल के आया। तो आप बात समझ गए कि एटम जो होता है ये होलो होता है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, वो इस न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव पार्ट के बाहर की ओर एक पर्टिकुलर पाथ होता है, स्फेरिकल पाथ होता है, उसमें रिवॉल्व करते हैं। उन पर्टिकुलर स्फेरिकल पाथ को बच्चों हम लोग शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम शेल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात आप समझ में आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो लोकेशन है वो यहाँ पर बताई गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन को रखता है, उसके साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये 2 एटॉमिक मॉडल जो है वो यहाँ पर रिवॉल्व कर गए, समझ में आ गया होगा। अब रदरफोर्ड मॉडल के कुछ यहाँ पर डिफेक्ट्स भी हैं। पहला डिफेक्ट्स ये है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या ये बताया गया आगे के एक्सपेरिमेंट में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कोई मोशन करता है तो उसके मोशन करने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब वो जनरेट होगा तो उसके द्वारा एनर्जी को लॉस किया जाएगा, और जब एनर्जी लॉस होगी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकल पाथ में न घूम करके एक स्पाइरल पाथ में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो वो एनर्जी लूज करते हुए अल्टीमेटली किस में गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इस तरह से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आगे के बताया गया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल मोशन नहीं करता है, वो एक स्फेरिकल मोशन करता है पर्टिकुलर शेल के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसकी कुछ डिफेक्ट्स थे। उसके अलावा जो है इसमें कुछ डिफेक्ट्स ये भी बताए गए कि जब रदरफोर्ड मॉडल दिया जा रहा था तो एटम की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी यहाँ रदरफोर्ड नहीं बता पाया कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी और किन कारणों से वो डेवलप होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक थर्ड डिफेक्ट इसका और है कि जब एटम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा जाता है बच्चों तो वो लीनियर, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो क्या चीज़ होती है। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लीनियर होता है, ठीक है ना। तो लीनियर होता है तो उसके कंटिन्यूटी के बारे में भी यहाँ पर बताया नहीं गया कि वो लीनियर है तो क्यों है और किस प्रकार से वो है, ठीक है बच्चों। तो आगे की क्लासेस में हम इसको आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट्स की ओर, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बात कर लेगा, नोट्स को इसी फॉर्म में अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लेगा, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय।